हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। तो हमारा चल रहा था द लिविंग वर्ल्ड। ये तीसरा चैप्टर चल रहा था, कौन सा? द लिविंग वर्ल्ड। आज उसकी दूसरी क्लास है। तो अगर अभी आप लोगों ने किसी ने नहीं देखा है तो वह जाके सीटेड एमसीक्यूज की एक प्लेलिस्ट बनी है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप सभी पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस ऑफिशियल नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो उससे आपको पर डे की पीडीएफ मिल जाएगी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी वहाँ अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप लोगों को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। हाँ, अगर अभी भी आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो ये हमारा कल का क्वेश्चन था कि राइबोसोम से बनता है। तो राइबोसोम किससे बनता है? तो कई लोगों ने आंसर दिया था। तो राइबोसोम जो बनता है वह किससे बनता है? आरएनए और प्रोटीन से। कई लोगों ने बी आंसर दिया था, तो बी उनका सही आंसर है। तो राइबोसोम किसका किसका? आरएनए और प्रोटीन का बनता है। तो आरएनए को, राइबोसोम को एक और नाम से किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। ये काफी बार ये पूछा जाता है कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, या कि पूछ लेता है कि राइबोसोम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन प्रोटीन फैक्ट्री, ये सब चीजें दिया रहता है। तो उसके लिए, क्योंकि ये अभी जो रेलवे का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये राइबोसोम और राइबोसोम सीटेट में भी कई बार पूछा गया है। तो इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राइट। और अगर बात करें कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम की ये कितने दो यूनिट से बनकर मिलकर बनता है। एक बनती है लार्ज यूनिट और एक स्मॉल यूनिट। तो जो लार्ज यूनिट होती है वह लार्ज यूनिट किससे बनी होती है? एमिनो एसिड से। और जो छोटी यूनिट स्मॉल यूनिट होती है वह किससे बनी हुई होती है? आरआरएनए से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया पाई जाती है ग्रेना में, स्टोमा में, अंतःप्रदवी जालिका में या कोशिका द्रव में। लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज फाउंड इन ग्रेना, इन द स्ट्रोमा, इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इन द साइटोप्लाज्म। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया है वह किस में पाई जाती है? तो सबसे पहले समझो कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो अपनी फोटोसिंथेसिस है यह कैसी प्रोसेस है? मेटाबॉलिक। कैसी है ये? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें यह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली प्रोसेस है। तो इसमें किसका, जो H2O जल का क्या होता है? ऑक्सीडेशन से O2 तथा यानी कि ऑक्सीजन, तथा C2 का क्या होता है? C2 के अपचयन से क्या बनता है अपना? कार्बोहाइड्रेट। तो 6CO2 प्लस 6H2O क्या बनता है अपना? C6H12O6। और किसके प्रकाश में, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल। प्लांट के कहा? क्लोरोफिल में। क्लोरो क्लोरोफिल सेल्स पे, राइट। ये क्या होती है? ऊर्जा निकल जाती है ना। तो जो अपना ये क्या हुआ? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हुई, राइट। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जो सोर्स है वह क्या है? लाइट। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो जो अपना प्रकाश है वह कहाँ से मिलता है? सन से मिलता है। तो क्या है कि एक होती है प्रकाश अभिक्रिया और एक अंधकार अभिक्रिया।
या उसको हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। तो जो प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश अभिक्रिया को क्या बोलते हैं अपनी? हिल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो जो प्रकाश संश्लेषण है, तो एक साइंटिस्ट थे, कौन थे? ब्लैकमैन। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण दो अभिक्रियाओं में होता है, एक प्रकाश अभिक्रिया और दूसरी अंधकार अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश अभिक्रिया होती है, जो लाइट रिएक्शन होती है, वह कहाँ होती है? यह क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। और जो डार्क रिएक्शन होती है, वह कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। तो अपना जो प्रकाश अभिक्रिया है, प्रकाश अभिक्रिया, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, ग्रेना में। राइट। और अगर कभी पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आया था कि जो प्रकाश अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाओं की उपस्थिति की खोज किसने किया था? तो ब्लैकमैन ने किया था। तो तो इसको भी याद रखिएगा। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न खाने योग्य पादपों पर अध्ययन दें, सॉरी ध्यान दें। पहला है केला, दूसरा है बैगन, भिंडी, कद्दू। देखना किसी के मुंह में पानी ना आ रहा हो, है ना? निम्न में से वह पादपों का युग्म चुनिए जिसके दो या अधिक खाने भाग खाने योग्य हों। तो इनमें से आपको बताना है कि इन जो ये जो फल दिए गए हैं, पादप दिए गए हैं, इनमें से दो या दो से अधिक खाने योग्य भाग कौन कौन से हो, तो इनमें से कौन सा होगा? तो देखिए केला, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो केला, तो पादप के तो सभी भाग यानी कि खाने योग्य होते हैं, है ना? अगर प्लांट की बात करें, तो प्लांट के हम भोजन के रूप में क्या क्या लेते हैं? पत्ती भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, बीज भी लेते हैं, स्टेम भी लेते हैं, तना भी लेते हैं, रूट भी लेते हैं। यानी कि ये सब भोजन के वो हैं। तो जो केला है, फ्लावर भी लेते हैं, पुष्प हो गया। तो जो केला, तो केला में, केले के कौन कौन से भाग को हम लेते हैं? तो केले के हम फल हो गया और फूल, फल और फूल को लेते हैं। जो बैगन है, बैगन के हम किसको लेते हैं? फल को, फल को हम सब्जी के रूप में लेते हैं। भिंडी, भिंडी जो होता है वह कैसा होता है? यह एक हरा फल है, मखमली हरा फल कहलाता है। कौन? भिंडी अपना। तो जिसे फल है लेकिन इसको हम समझते क्या है? सब्जी समझते हैं। तो इसका केवल हम कौन सा भाग लेते हैं? फूल वाला हिस्सा। कौन सा? फूल वाला हिस्सा लेते हैं खाने के लिए भिंडी का। और कद्दू की बात करें, तो कद्दू के तो अधिकांश भाग लेते हैं, उसका फूल भी लेते हैं, फल भी लेते हैं, पत्ती भी लेते हैं, और इसका जो मांसल भाग होता है, मांसल भाग को भी हम खाते हैं। किसके? कद्दू के। तो अपना राइट आंसर क्या पूछा था कि दो या दो से अधिक। तो दो या दो से अधिक इसमें से कौन हो जाएगा? डी नंबर और ए। तो ए और डी किस में दिया है? दूसरे नंबर पे। तो दूसरा अपना राइट आंसर हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। समसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान तर्कु रेशे बनते हैं और गुणसूत्रों से जुड़ जाते हैं? ड्यूरिंग द ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस डू स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म एंड अटैच टू क्रोमोसोम? तो ये वाले क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कल भी किया था कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में। तो वहां पे हमने कुछ बताया था। तो अगर जो कल वीडियो देखे होंगे, जिन्होंने कल अटेंड किया होगा, तो उनसे बन जाएगा। राइट। तो हमने बताया था कि जो माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है, तो जो समसूत्री विभाजन की डिस्कवरी किसने की थी? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। लेकिन डब्ल्यू जो फ्लेमिंग थे, उन्होंने 1882 में किस में किया था? इन्होंने एनिमल सेल्स में।
और प्लांट सेल्स की बात करें तो प्लांट सेल्स में किसने किया था? स्ट्रॉसबर्गर ने। अब 1875 में। तो जो सोमैटिक डिवीजन, जो अपना माइटोटिक डिवीजन, मतलब कि जो अपना समसूत्री विभाजन है, वो होता क्या है? यानी कि जो इसमें जितनी पेरेंट सेल्स होती हैं, उतने ही क्रोमोसोम उस किसके होते हैं? डॉटर सेल्स के होते हैं। तो ऐसा डिवीजन क्या कहलाता है? समसूत्री विभाजन कहलाता है। और जो समसूत्री विभाजन की फेज बताए थे हमने, कितनी बताया था? दो। कौन कौन से? कौन कौन से स्टेज बताए थे? एक कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब जो केंद्रक का विभाजन होता है, और इसमें साइटोकाइनेसिस मतलब कोशिका द्रव का विभाजन। तो अब जो कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस पे कितनी फेज होती हैं? चार। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, और एनाफेज, और टीलोफेज। तो इस पे क्या बोला कि जो स्पाइंडल है, तो स्पाइंडल स्पाइंडल फाइबर्स किस फेज में बनते हैं? तो जो अपने स्पाइंडल फाइबर्स है वह मेटाफेज में बनते हैं, और वह किससे जुड़े आते हैं? क्रोमोसोम से जुड़े जाते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। अगर जिन्होंने अभी नहीं देखा है तो वो कृपया हमारी पिछली वीडियो को देख ले, तो वहां से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और अगर आपको इसकी समसूत्री विभाजन की पूरी वीडियो देखनी है तो वह हमारे चैनल में जाके माइटोटिक डिवीजन या समसूत्री विभाजन करके सर्च करेंगे, समसूत्री विभाजन बाय दिलीप सर, या ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस लिख के सर्च करेंगे तो उस पे आ जाएगा। आप वहां पे प्लेलिस्ट पे या वीडियो पे जाके देख भी सकते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपना। किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है? विच सेल ऑर्गेनली हैज इट्स ओन डीएनए? तो ऐसा कौन सा ऑर्गन्स है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, या प्लास्टिड, या दोनों, बी और सी? तो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तो इन दोनों के पास अपना खुद का सेल्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, ये खुद के अपनी प्रोसेस, अपनी प्रक्रियाएं खुद स्वयं से कर सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेलीज, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, सॉरी, डी नंबर जाएगा अपना राइट आंसर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों। तो अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया होती है। जस्ट अभी हमने पहले क्वेश्चन पे डिस्कस किया था कि प्रकाश संश्लेषण में दो अभिक्रियाएं होती हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होती है, अंधकार अभिक्रिया होती है, वह कहाँ होती है? स्ट्रोमा में। और जो अंधकार अभिक्रिया है, अंधकार अभिक्रिया को हम कौन से एक दूसरे नाम से जानते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, राइट। तो जो अंधकार अभिक्रिया है वह बायोकेमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। और अगर अंधकार अभिक्रिया और लाइट रिएक्शन, इन दोनों की उपस्थिति की खोज किसने किया था? ब्लैकमैन ने किया था।
ब्लैकमैन ने, और अंधकार अभिक्रिया को, हाँ, अंधकार अभिक्रिया को ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैकमैन रिएक्शन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? स्ट्रोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। माइटोकॉन्ड्रिया का अवलोकन सर्वप्रथम किसने किया था? कोलिकर ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने, अल्टमान ने। हु फर्स्ट ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया? कोलिकर, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, अल्टमान। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सबसे पहले किसने की? अगर अवलोकन की, सर्वप्रथम अवलोकन की बात करें तो सबसे पहले किसने किया? कोलिकर ने किया। कब किया था कोलिकर ने? कि 1880 में। 1880 में अवलोकन की बात करें तो यहाँ पे दो प्रश्न बन सकते हैं कि सबसे पहले, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है, या अवलोकन सबसे प्रथम किसने किया। तो अवलोकन अगर पूछता है तो अवलोकन सबसे पहले किसने किया था? कोलिकर ने किया था 1880 में। इन्होंने क्या किया था कि जो कीटों की कीटों की रेखित पेशियों से, यानी कि जो लाइनर मसल्स होती हैं वहां से माइटोकॉन्ड्रिया को पृथक किया था। किसने? कोलिकर ने। तो अगर अवलोकन की बात करें तो अवलोकन का जो श्रेय है वो किसको जाएगा? कोलिकर को जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है तो माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज पूछता है तो वह किसको जाता है? अल्टमान ने। अल्टमान ने कब किया था माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? 1894 पे। और रॉबर्ट ब्राउन, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर, कोलिकर। क्योंकि अगर अवलोकन पूछा है तो अवलोकन के लिए हम क्या बताएंगे? कोलिकर ने किया था। अगर खोज पूछ लेता तो कौन जाता? अल्टमान ने जाता। जो रॉबर्ट, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। और अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज कब किया था इन्होंने? 1831 में किया था। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल वॉल की। ठीक, सेल की खोज की थी। और इन्होंने कैसी सेल की खोज की थी? डेड सेल्स की। कब? 1665 में। और अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब किया था? 1674 में। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अवलोकन की बात करें तो कोलिकर ने किया था। तो अपना राइट आंसर ए जाएगा। और न्यूक्लियस की खोज किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 में। और रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? सेल वॉल की, कोशिका की खोज की थी। और उन्होंने डेड सेल की खोज किया था। और अगर लिविंग सेल्स की बात करें तो लिविंग सेल्स की खोज किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवन हॉक ने। कब किया था? 1674 में। और अल्टमान ने किसकी खोज की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय किसको जाता है? अल्टमान को जाता है। तो अपना अगर खोज पूछता तो कौन जाता? डी होता अपना राइट आंसर, अल्टमान होता। और अवलोकन पूछा है तो कौन होगा? कोलिकर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन अब। रेशम की रासायनिक प्रकृति है। द केमिकल नेचर ऑफ सिल्क इज कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन या फैटी एसिड। तो जो रेशम की रासायनिक प्रकृति है वह कैसी है? तो देखो, जो सिल्क है ये कैसा है? सिल्क, यह एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। कैसा है? नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। जो नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, और जो ये किससे बनता है? फाइब्रोइन से बनता है। इससे बनता है, फाइब्रोइन से बनता है। और जो फाइब्रोइन है ये कहाँ से मिलता है? अपने जो कीटों से मिलता है। जो कीट लार्वा होता है उसके कोकून से हमें मिलता है क्या? फाइब्रोइन। राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए? कि जो रेशम की रासायनिक प्रकृति होती है वह कैसी होती है? प्रोटीन होती है।
तो सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और जो अपना ये फाइब्रोइन है, फाइब्रोइन किससे मिलकर बने हुए होते हैं, एमिनो एसिड से। और जो एमिनो एसिड के बहुलक हैं वो, मतलब जो एमिनो एसिड, तो जो प्रोटीन का बहुलक है वो क्या है, एमिनो एसिड। तो अपना राइट आंसर क्या जाना चाहिए, सी नंबर। कहीं से भी देख लो, अपना राइट आंसर क्या हो रहा है, प्रोटीन ही हो रहा है। और ये अपना क्या है, एक सिल्क रेशम क्या है, नेचुरल प्रोटीन फाइबर है। और जो अपना शहतूत रेशम है, कौन सा, शहतूत रेशम की बात करें, तो जो शहतूत रेशम है ये सबसे अच्छी किस्म का रेशम माना जाता है। अगर कभी पूछ लिया कि सबसे अच्छा रेशम, सबसे अच्छी किस्म का रेशम कौन है, तो वह शहतूत होता है। राइट, इसके अलावा भी और भी एग्जाम्पल हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक रेशम कौन कौन से होते हैं। तो एक एक तो अपना यही हो गया शहतूत रेशम, मतलब मलबरी, मलबरी सिल्क हो गया, और इरी सिल्क हो गया, टसर सिल्क हो गया, और चौथा क्या हो गया, म्यूगा सिल्क। कभी पूछ लिया कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से, मलबरी सिल्क हो जाएगा, इरी सिल्क हो जाएगा, टसर सिल्क हो जाएगा, और म्यूगा सिल्क। शहतूत रेशम, इरी रेशम, टसर रेशम और म्यूगा रेशम। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवाश्म के अध्ययन को के रूप में जाना जाता है। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी या पेलियोंटोलॉजी। तो जो जीवाश्म है, फॉसिल्स हैं, उनके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, ऑस्टियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी या पेलियोंटोलॉजी। तो किस नाम से जानते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये ऑस्टियोलॉजी होता क्या है। तो जो ये ऑस्टियोलॉजी है, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो मानव कंकाल तंत्र होता है, मानव कंकाल तंत्र के रिकवरी एंड उनके इंटरप्रिटेशन के बारे में अध्ययन किया जाता है, वो कौन सा कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी, ह्यूमन स्केलेटन। और हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कौन कौन से, सेल हो गया, टिश्यूज हो गए, इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का अध्ययन करने के लिए, उनके बीच अंतर को समझने के लिए जो अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। कौन कौन से जो अपने माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो जाते हैं, कौन कौन से, सेल हो गया, टिश्यूज हो गया, ये कैसे कहलाते हैं, माइक्रोस्कोपिक। इनके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब माइकोलॉजी, माइकोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, माइकोलॉजी में हम फंगस का अध्ययन करते हैं, कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। राइट, और जो पेलियोंटोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, पेलियोंटोलॉजी में हम फॉसिल्स का अध्ययन करते हैं। जो एनिमल हो गया, एनिमल एंड प्लांट, जो एनिमल और प्लांट के क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं। तो जैसे माइक्रो उनके शेप्स हो गए और रॉक्स हो गया, इनका अध्ययन करना क्या है, उनके फॉसिल्स का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पेलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीएनए केवल, अपना क्वेश्चन क्या कहता है कि डीएनए केवल बने होते हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स या सब। तो जो अपना डीएनए है वह किससे बना हुआ होता है, तो देखो, जो अपना डीएनए होता है, डीएनए कैसा होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये किसका फुल फॉर्म होता है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और बात करें अगर डीएनए की खोज, तो डीएनए की खोज कब हुई थी, 1869 में, कौन किया था, फ्रेडरिक मिशन ने किया था।
तो फ्रेडरिक मिशन ने जो डीएनए की खोज किया था, तो इनको सबसे पहले इन्होंने क्या नाम दिया था? न्यूक्लिन नाम दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लिन। तो अब बात करें कि जो डीएनए बना होता है, डीएनए किस किस का बना होता है? तो डीएनए किसका बनता है? अपना न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड का। इस पे तो न्यूक्लिक एसिड पे क्या क्या से मिलकर बनता है? ये शुगर होता है, शुगर इसमें, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। कौन सा? फास्फोरिक एसिड। और नाइट्रोजिनस बेस होता है। राइट, शुगर हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, और नाइट्रोजिनस बेस हो गया। तो जो अपना डीएनए है, डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लिक एसिड। अब बात करें तो इसमें शुगर कौन सी होती है? पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज और डिऑक्सी राइबोज। डिऑक्सी राइबोज। और जो इस पे फास्फोरिक एसिड, H3PO4। और जो नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं? एक अपना होता है प्यूरिन, और दूसरा कौन सा होता है? पिरीमिडीन। तो जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं अपने? एडिनिन और ग्वानिन। और पिरीमिडीन पे कौन कौन से आते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। तो ये डीएनए के बारे में पूरा सब कुछ हो गया। तो डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के। और बात करें अगर आरएनए, तो आरएनए में भी जो अपना यही नाइट्रोजनस बेस से मिलकर बने होते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? थाइमिन की जगह क्या अलग पाया जाता है? यूरेसिल। राइट, ये इसमें केवल आरएनए में यही डिफरेंस होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द बॉडी? लाल रक्त कोशिकाएं, न्यूरॉन, या ऑस्टियोसाइट्स, या शुक्राणु स्पर्म? तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे हमने कल भी बताया था, कल ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। कल सबसे छोटी कोशिका वहां पे पूछा गया था, सेल वॉल वाली सबसे छोटी कोशिका। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी कोशिका हमने क्या बताया था? न्यूरॉन। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या होगा? बी नंबर। और बात करें अगर ये आरबीसी, तो आरबीसी की कितनी लेंथ होती है? 7.0 माइक्रो डायमीटर होती है। माइक्रो डायमीटर लाल रक्त कोशिकाओं की। राइट। और जो ये ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स है क्या? जो हड्डियां हैं, जो हड्डियों की सेल्स हैं, वह सबसे लंबे समय तक जीवित रहती हैं। तो वह कौन सी ऑस्टियोसाइट सेल्स जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहती है? और जो स्पर्म है, स्पर्म भी कैसा है? एक सेल्स है। और बात करें जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स कौन सी है? अपनी नर्व सेल्स कहलाती है, तंत्रिका कोशिका कहलाती है। ये सबसे लंबी कोशिका होती है। कितनी? 3 फीट के समथिंग होती है। लेकिन सबसे ये लंबी तो नहीं मानी जाएगी। अगर सबसे लंबी पूछे कि ह्यूमन में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल, अगर ह्यूमन की लार्जेस्ट सेल की बात करें, तो वह कौन सी होती है? जो अपनी फीमेल गैमिट होती है, कौन सी? फीमेल गैमिट ओवम कहलाती है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? फीमेल गैमिट ओवम कहलाती है। लेकिन ऑप्शन पे नहीं दिया है, तो अपन ऑप्शन पे जो दिया है न्यूरॉन्स, तो अपन न्यूरॉन्स ही मानेंगे। राइट। और अगर बात करें सबसे छोटी सेल्स, सबसे स्मॉल की बात करें, तो कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा।
माइकोप्लाज्मा। इसकी लेंथ कितनी होती है? ये 0.3 माइक्रोन। अगर ये कौन सी सबसे छोटी, लेकिन अगर सेल वॉल वाली पूछ ले कि कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो क्या आएगा अपना आंसर? बैक्टीरिया आएगा। क्योंकि ये 2011 के सीटेट में पूछा भी था कि जो अपनी सेल वॉल वाली कोशिका भित्ति वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो कौन सी होती है? बैक्टीरिया होती है। इसकी साइज कितना होता है? 3.5 माइक्रोन होता है। ये 2 बार पूछा गया था, एक 2011 में और एक बार लगता है 2016 में भी पूछा गया यही क्वेश्चन कोशिका भित्ति वाला, राइट। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? न्यूरॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप ऊतकों में मृत कोशिकाएं होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज कंटेन्स डेड सेल्स? बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, मृदुतक पैरेन्काइमा, श्लेषोतक कोलेनकाइमा या दृढ़ोतक स्क्लेरेन्काइमा। तो जो प्लांट टिश्यूज है, प्लांट टिश्यूज में जो डेड सेल्स होती हैं वह किस किस टिश्यूज में पाई जाती हैं? तो अगर प्लांट के टिश्यूज की बात करें तो 3 टाइप से टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक सिंपल टिश्यूज हो गया, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हो गया और एक परमानेंट। तो अगर जो सिंपल है, सिंपल पे कौन कौन से होते हैं? पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। 3 होती हैं। तो जो अपनी पैरेन्काइमा है, ये पैरेन्काइमा किस में होती है? लिविंग सेल्स में। जो जीवित कोशिकाएं होती है इसमें पाई जाती हैं। और ये कैसी होती है? जो इसकी सेल वॉल होती, जो वॉल बनी होती है, वह किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और ये बहुत पतली होती है, लचीली होती है पैरेन्काइमा, राइट। और ये अपने प्लांट को क्या लचीलापन देती है। और जो कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल्स में। और ये क्या करती है? जो प्लांट है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। कौन? कोलेनकाइमा। और ये भी क्या करती है? उनको उस पे लचीलापन प्रदान करती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जैसे अपने जो लीफ हो गई, और जो बहुत ये जो अपने स्टेम होता है ना, जो अपने पतले पतले वाले स्टेम होते हैं, वहां पाई जाती है कौन सी? कोलेनकाइमा, ताकि वो आसानी से मुड़ सके। और जो स्क्लेरेनकाइमा है, स्क्लेरेनकाइमा में क्या होता है? डेड सेल्स होती हैं। ये क्या करता है? प्लांट को हार्डनेस देता है, हार्डनेस देता है, मजबूती देता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। तो जो डेड सेल्स है, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर, स्क्लेरेनकाइमा। और ये किस किस में पाया जाता है? जो अपना स्टेम का बाहरी भाग हो गया, इस पे, ये आम के, बरगद के, ये जो सबसे लास्ट में देखते होगे ना कि सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, तो यही कहलाता है कौन सा? स्क्लेरेनकाइमा। और इपिडर्मिस की बात करें तो जो इपिडर्मिस है, ये कैसी होती है? ये आउटर लेयर होती है सेल की। यह क्या करती है? उसको कवर करने का काम करती है। जो रूट हो गए, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, उनको कवरिंग करने का, उनको सहायता के लिए, सॉरी, उनकी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए होती है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब अपन। नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला क्या है कि गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है? बीज में गुणसूत्र स्थित होते हैं। तीसरा है एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं। चौथा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिया गया है, तो वह कौन सा स्टेटमेंट सही है, अपने को बताना है। तो गुणसूत्र, तो जो क्रोमोसोम है, वह क्रोमोसोम आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। तो क्या क्रोमोसोम न्यूक्लियस में पाया जाता है? दूसरा क्या पूछा है कि बीज में गुणसूत्र स्थित होते हैं।
क्रोमोसोम्स आर लोकेटेड इन द सीड। तीसरा है, एक कोशिक जीव श्वसन और जनन करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रेस्पायर एंड रिप्रोड्यूस। और चौथा है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इन द सेल। तो जो इसमें से कौन सा कथन आप लोगों को सही लग रहा है? तो देखो, जो गुणसूत्र है केंद्रिका में स्थित होता है, तो जो अपना क्रोमोसोम है वह क्या न्यूक्लियस में स्थित होता है? ये तो नहीं है ना। और जो बीज है, बीज में गुणसूत्र स्थित होता है, तो भाई जो गुणसूत्र क्रोमोसोम तो वह तो सही सभी में पाया जाता है, तो अपना ये भी राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड है क्या, एक कोशिक जीव श्वसन और जनन जनन करते हैं, ये भी सही है, तो अपना तीसरा भी स्टेटमेंट सही हुआ। और चौथा, कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना, तो अपना ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा, तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो बांस में कौन सा, सॉरी ऊपर चढ़ गया, हाँ, बांस में कौन सा पर्ण विन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है, यानी मूल। तो जो बांस है, बांस में कौन सा पर्ण विन्यास कौन सा पाया जाता है? समांतर पर्ण विन्यास तथा तंतुमय मूल, या जलिकावत पर्ण विन्यास तथा मूसला मूल, या समांतर पर्ण विन्यास तथा मूसला मूल, या जालिकावत पर्ण विन्यास तथा तंतुमय मूल। तो जो बांस है, तो बांस में कौन सा पर्ण विन्यास पाया जाता है? आप देखे होंगे कि बांस कैसे सीधे बढ़ता है ना। बांस ऐसे सीधे बढ़ता है ना, तो इसमें कौन सा पर्ण विन्यास पाया जाता है? पैरेलल पाया जाता है। और इसके तंतुमय मूल की बात करें तो इसमें कौन सा होता है? तो तंतुमय मूल होता है, क्योंकि जो इसका तंतुमय होता है, जो फाइब्रस होता है, वो कहाँ से, यानी कि रेडिकल से ये वो होते हैं। और जो जालिकावत में क्या होते हैं, जो इनकी सिराएं होती हैं, मतलब कि जो इनकी जालिका रूप में अलग अलग फैली हुई होती हैं। कैसी? सपोज करो ये हो गया, ये ऐसे इनकी जालिकाओं के रूप में, यानी कि ये एक जालिका का रूप बनाते हुए। और पैरेलल की बात करें तो ये पैरेलल की, ये सीधे समांतर, ये ऐसे समांतर होता है, किसमें? बांस में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। समांतर मतलब कि जो इनकी सिराएं हैं वह कैसी हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर जाएगा। और जो पैरेलल है, पैरेलल जो समांतर पर्ण विन्यास है, वह किस किस में पाया जाता है? गेहूं में हो गया, मक्का में हो गया, और घास में, केला में, बांस में, इन सभी में क्या पाया जाता है? समांतर पर्ण विन्यास पाया जाता है। राइट, तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ए नंबर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रीमा ने अपनी दोस्त को बताया कि क्या भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहना उसकी इस बात पर नहीं मानी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? भिंडी में बीज होते हैं, अतः यह फल है। भिंडी में बीज होते हैं, अतः यह सब्जी है। भिंडी एक सब्जी है, अतः यह फल नहीं हो सकती। भिंडी को पकाकर खाते हैं, या अतः यह सब्जी है। तो अभी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में भिंडी के बारे में डिस्कस किया था कि फल में किया था कि कौन से उसके एक या दो से भाग अधिक खाते हैं। तो वहां पे हमने बताया था कि जो भिंडी है, भिंडी कैसी है? एक ये मखमली फल होता है। कैसा होता है? फल होता है। ठीक। और भिंडी में बीज होते हैं, ये आप लोगों ने तो देखा ही है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। और अगर बात करें कि जो सब्जी की अगर कोई बात करता हो, तो क्या है कि देखो, जो भिंडी है, भिंडी में क्या करते हैं कि उसमें एक हरा कलर का जो होता है, कवर्स रहते हैं, किसमें? बीज जो होते हैं वो किससे? हरे रंग से कवर होते हैं, तो वो क्या बन जाता है? अपना फल बन जाता है। राइट, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। क्या होता है? भिंडी में बीज होते हैं और यह फल होता है। राइट, लेकिन इसको हम समझते हैं।
निम्न में से कौन सा एक पुष्प न होकर पुष्पों का समूह है? तो इसमें ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर। तो बल्कि वह एक सिंगल पुष्प नहीं है, वह पुष्पों का गुच्छा है, बंच है। तो कौन सा होता है? गुलाब होता है, गुड़हल होता है, धतूरा होता है या सूरजमुखी? तो जो पुष्पों का समूह होता है वह कौन कहलाता है? सनफ्लावर होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए पुंकेसर के भाग और स्त्री केसर के भाग। पुंकेसर मतलब देखो, जो फ्लावर के जो सेक्सुअल पार्ट होते हैं, फ्लावर के जो सेक्सुअल पार्ट की बात करें, फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। पहला कौन सा होता है? बाह्यदल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। दूसरा होता है दल, जिसको हम पेटल बोलते हैं। तीसरा होता है क्या? पुंकेसर, जिसको हम क्या बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पुमंग भी बोलते हैं। ये होता है अपना एंडोशियम या स्टेमन। और चौथा होता है क्या? मादा जननांग, जिसको हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम या पिस्टिल, इसी को स्त्री केसर। तो जो सेपल है, सेपल को हम कैलिक्स भी बोलते हैं, पेटल को कोरोला। तो अभी यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है? पुंकेसर मतलब एंडोशियम और गाइनोशियम के बारे में। तो जो देखो, ये क्या है? एक ये मेल पार्ट होता है, ये नर जननांग होता है, और ये मादा जननांग होता है। देखो ये क्या हुआ कि ये देखो, ये मेल पार्ट होता है, ये हो गया नर जननांग हो गया। ये क्या कहलाता है? अपना एंथर कहलाता है, और ये फिलामेंट होता है। और ये हो गया अपना मादा जननांग। ये मादा जननांग होती है, राइट। तो ये क्या कहलाती है? अपना स्टिग्मा। ये होती है अपनी स्टाइल, ये ओवरी। तो अपना पूछा क्या है कि पुंकेसर के भाग कौन कौन से हो गए? एंथर और फिलामेंट, परागकोश और पुतंतु। और इसमें मादा में कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो आप लोग देखिए कि पुंकेसर यानी सॉरी एंथर और पुतंतु, और स्टिग्मा अंडाशय मतलब ओवरी, वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा, और वर्तिका मतलब स्टाइल। तो अपना ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ए होगा। अब इसमें से पूछा है तो ए अपना पहला ही नंबर, ए इज द राइट ऑप्शन हो गया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं? अभी हम जस्ट पहले ही बताए हैं कि मादा भाग कौन कौन से कहलाते हैं अपने? स्टिग्मा, और स्टाइल हो गई, और ओवरी हो गई। तो इसमें देख लीजिए कि स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, बी नंबर। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वर्तिकाग्र, अंडाशय एवं वर्तिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम कि अमीबा के पादाप किसमें सहायता करते हैं? गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल गति देने में, केवल भोजन को आभास करने में, या केवल भोजन पकड़ने में? तो जो अमीबा होते हैं, अमीबा को के जो पादाप होते हैं, जो फूड पैड्स होते हैं, वो किस में सहायता करते हैं? उनको गति देने में और भोजन पकड़ने में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। राइट। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि नीचे दिए गए जंतु कोशिका के आरेख में ए बी सी और डी भागों का सही नामांकन कीजिए। तो ये ऐसे डायग्राम वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चनों की ज्यादा प्रैक्टिस करिए और देखिए, समझते हैं कि इसमें क्या है ना। तो ए, ये क्या दिख रहा है? ए कहाँ की ओर? न्यूक्लियस। डी, डी अपना क्या दिखा रहा है? ये वैक्यूल दिखा रहा है। सी क्या कहला? ये सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? सेल मेम्ब्रेन।
और बी बी यहाँ क्या पाया जाता है अपना साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म। तो अपना राइट आंसर देख लीजिए, ए क्या हो गया न्यूक्लियस होगा, बी साइटोप्लाज्म, तो अपना सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे पादप दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं क्योंकि इसे पादप केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पादप दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। हरे पादप रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। तो जो हरे पादप हैं वह दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा वायुमंडल में ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि क्या होता है कि वह दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है श्वसन की दर से अधिक होती है। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा सी नंबर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, शैवाल को, थैलोफाइट को, या ब्रायोफाइट को, या प्लवक पादप को। तो जो वनस्पति जगत का उभयचर किसको कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ब्रायोफाइटा होता है वह कैसा होता है स्थली स्थली पादप होता है, राइट। लेकिन जो इसको निषेचन करने के लिए, इसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या होते हैं जल की उपस्थिति इसमें अनिवार्य होती है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं उभयचर माना जाता है। प्लांट किंगडम का उभयचर किसको माना जाता है, सॉरी ब्रायोफाइटा को माना जाता है। थैलोपाइटा वो गलती से टिक हो गया उस पे, राइट, सी नंबर होगा अपना। और ब्रायोफाइटा को अगर नाम की बात करें तो सबसे पहले ब्रायोफाइटा को नाम किसने दिया था, तो ब्रॉन ने दिया था। ब्रॉन ने दिया था, कब दिया था 1864 में दिया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक इसमें सवाल दिया है तो सवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी कहलाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि यदि किसी कोशिका में राइबोसोम को समाप्त कर दें तो क्या होगा। अगर यदि राइबोसोम को समाप्त कर दें तो क्या होगा, श्वसन बंद हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण बंद हो जाएगा, वसा संग्रहण रुक जाएगा, या प्रोटीन बनना रुक जाएगा, क्या होगा। देखो राइबोसोम को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो अगर राइबोसोम समाप्त कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनना ही रुक जाएगा, क्योंकि अगर फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी तो समझ लो प्रोटीन बनना ही बंद हो जाएगा, है ना। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। तो आप लोग इसका कमेंट जरूर करना है। अभी तक आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि इस वीडियो का लाभ और आपके साथी दोस्त भी उठा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।